नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अवश्य जाएं हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर। एक बिहार का शौक अभी लगा ही था कि अब बंगाल का शौक बहुत जोर से लग रहा है। बंगाल का शौक क्या है? बंगाल का शौक ये है कि रोजाना हजारों की संख्या में बांग्लादेशी चेक पोस्ट क्रॉस कर करके और बांग्लादेश में जा रहे हैं और आराम से बीएसएफ उनको चेक करके और उनको बांग्लादेश में भेज रही है। और बीजीबी यानी कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं कर रही है, पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है बीएसएफ के साथ। और कुछ लोग तो कहते हैं कि लाखों की संख्या में बांग्लादेशी जा चुके हैं और बहुत सारे जो हैं वो जो नहीं गए हैं वो जाकर सुंदरबन में इधर उधर जाके छुप गए। कोई भी हो, उनकी जो वोटिंग वाली जो स्थिति थी, वो तो नहीं रही। अगर वो छुपे भी हैं, तो वो इसलिए छुपे हैं कि एसआईआर में कहीं वो उनका नाम ना आ जाए, कहीं उनका वोटिंग रोल पे नाम ना आ जाए। वोटिंग रोल पे नाम आने के बाद वो कहीं किसी तरह की चेकिंग के दायरे में ना आ जाएँ। क्यों? क्योंकि एक और एक्ट भी है जिसको बोलते हैं फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन एक्ट। उस फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन एक्ट में यदि वीज़ा और पासपोर्ट नहीं है, तो 5 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए। और किसी भी तरह का कोई फ्रॉड किया गया है, कोई फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं, तो भाई साहब 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का कोई जुर्माना। तो इतना रिस्क कौन ले? इतना रिस्क तो ममता बनर्जी भी नहीं ले पा रही हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी ने एक दूसरा कार्यक्रम किया, क्योंकि इससे ये स्पष्ट है कि जो कुछ भी नुकसान हो रहा है, वो ममता बनर्जी को ही हो रहा है। इतना जोरदार प्रतिरोध तो राहुल गांधी ने भी नहीं किया था। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई देखिए, यहाँ पर इतना ज़्यादा लोड है काम का कि बीएलओ सुसाइड कर ले रहे हैं। कह रहे साहब 28 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। अब ये संख्या जो है इतनी अभूतपूर्व है और इतनी चौंकाने वाली है कि लोग जानबूझकर ये कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है, या जैसा कि कल शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीएलओ के ऊपर टीएमसी वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि अपना ओटीपी हमसे शेयर कर दो, और फिर उस ओटीपी के ज़रिए जो बीएलओ का जो ऐप है, वो बीएलओ ऐप में वो लोगों की एंट्री कर रहे हैं। अब बीएलओ ऐप की एंट्री से खाली तो हो नहीं जाएगा। बीएलओ ऐप में जो भी एंट्री कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना पड़ेगा बाद में। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 और उसके अलावा जो एफिडेविट्स हैं, वो सब उसमें लगाने पड़ेंगे। ममता दीदी के लिए रास्ता आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने कल सीधे-सीधे इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर ये माँग कर दी कि एसआईआर का प्रोसेस बांग्ला बांग्ला पश्चिम बंगाल में, मैं ईस्ट बांग्लादेश बोलने वाला था, तो कोई बात नहीं। पश्चिम बंगाल में ये प्रोसेस रोक दिया जाए। अब आप क्या सोचते हैं? आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि क्या ये प्रोसेस रोका जाना चाहिए, या क्या यह प्रोसेस रोका जा भी सकता है? क्योंकि एक बार जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अनाउंस कर दिया तो उसको पूरा तो करना ही पड़ेगा। पूरा करना भी पड़ेगा और जो अलग-अलग जो उम, हमारी कैटेगरीज़ हैं, उनको भी फुलफ़िल करना पड़ेगा। बीच में ये हुआ कि यूआईडीएआई यानी कि जो यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यूआईडीएआई, जो आधार कार्ड जारी करती है, वो आधार कार्ड वालों की और पश्चिम बंगाल की जो सीईओ हैं, उनकी मीटिंग हुई। उनकी मीटिंग होने के बाद में जब टैली किया गया डेटा, तो ये पाया गया कि कोई 34 लाख लोग जो हैं, वो मर चुके हैं। तो य उनके जो आधार कार्ड थे, वो ब्लॉक कर दिए। यूआईडीएआई ने उनके आधार कार्ड ब्लॉक कर दिए, और ब्लॉक हो नहीं जाने चाहिए। जो लोग मर चुके हैं, तो उनके एक्टिव क्यों है आधार कार्ड? ये प्रश्न तो एक बड़ा ही नॉर्मल सा प्रश्न है। उसके ऊपर भी ममता दीदी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ये जो है, ये सब मिले हुए हैं आपस में, ये कैसे कर दिया इन्होंने, ये आधार कार्ड कैसे डीएक्टिवेट कर दिए? भाई आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गए, समझो 34 लाख तो वो पक्के-पक्के गए। उसके अलावा और भी हैं,
नंबर सबके सामने आ रहे हैं। जिन लोगों के 2002 के पहले के फैमिली ट्री में नहीं है नाम, वो तो पूरी तरह से फँसेंगे ही। बीएलओज़ के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं फर्जीवाड़ा करने का, और बीएलओज़ के पास स्पेसिफिकली इसलिए नहीं है ये बहुत ज़्यादा स्कोप फर्जीवाड़ा करने का, क्योंकि उनको तो 2002 में कौन लोग थे और कौन लोग नहीं थे, ये पूरी स्पष्टता से सभी को पता है, ये रिकॉर्ड में है। 2002 का रिकॉर्ड ममता दीदी जो है वो फ़ॉल्सिफ़ाई नहीं कर सकती, उनके हक में है नहीं, वो कर नहीं पाएँगी। ऊपर से अमित शाह जी का स्टेटमेंट और आ गया है आज। उन्होंने कहा, भुज में स्टेटमेंट दिया कि चुन-चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकना देश और इसके लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। अब ये तो कर ही रहे थे, उसके साथ में पता चलता है कि कुछ नए ईवीएम रूल्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। ये नए ईवीएम रूल्स इंट्रोड्यूस होने से और समस्या हो गई। बंगाल में बीजेपी के लोग जो थे, वो ईसी ऑफिशियल से मिलते हैं, आज की बात है। और शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि हमने एसआईआर पर डिस्कशन किया और ये कहा कि ममता बनर्जी कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, दिस फ्रॉड मस्ट स्टॉप। अब आप ये देखें कि बूथ लेवल एजेंट्स तो सभी पार्टियां अपॉइंट कर रही हैं, बूथ लेवल एजेंट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी अपॉइंट कर रही है। और जब बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट कर रही है तो बूथ लेवल में हर एक बूथ में जाकर वो एक-एक व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं और एक-एक व्यक्ति की बात बता रहे हैं, खाली अकेले टीएमसी वाले तो हैं नहीं वहाँ पे। इसलिए ममता बनर्जी बहुत ही एक कठिन समस्या में फँस गई हैं, क्योंकि कुछ भी कर लें, जो 47.8% गैप है, 47.8% जो गैप है, वो तो नॉर्मलाइज़ करना ही पड़ेगा बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वोटर ग्रोथ। दूसरे स्थानों पे जहाँ 20-20% है, वहाँ तो बड़े आसानी से नॉर्मलाइज़ हो रहा है, क्योंकि 20% जो है वो जो मृत व्यक्ति हैं, उनकी संख्या में समाहित करके फिर गैप जो है वो कोई 1, 2, 4% रह जाता है, तो फिर वो दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन यहाँ तो 47.8% है, 47.8% गैप किसी भी तरह से जस्टिफाई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उसमें तो बड़ी संख्या में चुन-चुन कर निकालना ही पड़ेगा, और ये चीज़ सामने दिख भी रही है। डर का माहौल इतना है, लोग भागते जा रहे हैं बंगाल छोड़ के और बांग्लादेश वापस जा रहे हैं, जैसा मैंने आरंभ में ही बताया आपको। तो जो वापस चले गए, अगर मान लीजिए 10-20 लाख भी वापस चले गए, तो क्या होगा? बहुत समस्या आने वाली है। और ममता दीदी को इसका आभास है, तो ममता दीदी जो है वो पूरे ताकत से लगी हुई हैं कि किसी भी तरह से ये जो एसआईआर है ये जो एसआईआर है वो कंप्लीट ना होने पाए। इसके लिए तरह-तरह की तरीके अपनाए जा रहे हैं। तरह-तरह के तरीके, जो उसमें सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि क्योंकि सारे के सारे जो बीएलओज़ हैं वो राज्य सरकार के ही नौकर होते हैं, राज्य सरकार के ही कर्मचारी होते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में उनको डेपुटेशन पर इलेक्शन कमीशन में लगाया जाता है, और वो इलेक्शन कमीशन के यद्यपि सुपरिंटेंडेंस में होते हैं, लेकिन यदि कोई गंभीर कार्रवाई करनी होती है, तो वो करना राज्य सरकार को ही पड़ता है। तो राज्य सरकार उनको धमकाती है कि भई ठीक है, तुम अभी इलेक्शन कमीशन में हो, एसआईआर खत्म होगा उसके बाद देख लेंगे तुमको। तुमको ट्रांसफ़र कर देंगे, तुमको बाहर भेज देंगे, तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ विभागीय कार्रवाई आरंभ कर देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अचानक बीएलओज़ में सुसाइड बढ़ गया है, तो बीएलओज़ में सुसाइड इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि उनको धमकाया जा रहा है। और धमकाया जा रहा है किसके द्वारा? धमकाया जा रहा है टीएमसी के गुंडों के द्वारा। टीएमसी का बड़ा ही वेल निट नेटवर्क है। इस नेटवर्क का अभी तक भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं निकाल पाई है, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी इसका तोड़ नहीं निकाल पाई है, तो जो अभी तक धमकियाँ दी जा रही हैं, जिसकी वजह से अभी-अभी मैं देख रहा हूँ सागरिका घोष का ट्वीट कि 31 डेथ्स सो फार बिकॉज़ ऑफ द एसआईआर ट्रॉमा इन्फ्लिक्टेड ऑन द पब्लिक बाय द ईसीआई।
अब वो इसको ह्यूमन राइट्स इश्यू बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स इश्यू बनाने के बाद में ये शायद अ, ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन IHRC के पास जाएँगे। उसके अलावा तो और कोई तरीका लगता नहीं। न्यू ईवीएम रूल्स, वोटिंग रिहर्सल एक्सरसाइज़, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन अब तत्पर होके कर रहा है। लेकिन वहीं पर बात आ जाती है कि भाई प्रेसिडेंस रूल लगाओगे या नहीं लगाओगे? क्योंकि यदि प्रेसिडेंस रूल नहीं लगाया, तो जो डर का माहौल है, जो टीएमसी के गुंडों का डर है, वो जो है आप वो लोगों के मन से कैसे निकाल पाओगे? वो तो असंभव है। इसलिए मेरी सलाह ये है हमारे भारतीय जनता पार्टी वालों को कि भाई पिछली बार की तरह गलती मत कर जाना। इस बार माहौल बना हुआ है, केवल आपको एक ही उपचार करना है कि उस डर के माहौल का निराकरण करना है। जैसे ही आपने वो डर निकाल दिया लोगों के मन से, वैसे ही आप ये समझिए कि आपकी लैंडस्लाइड विक्ट्री पक्की है। लेकिन आप वो कैसे करेंगे? यदि ममता दीदी इलेक्शन कमीशन के साथ में सहयोग नहीं करती हैं, तो ये पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है। ये बिल्कुल आप निश्चित समझें और निश्चित करके रखें और इसके लिए जो कुछ भी तैयारी करनी हो, जो कुछ भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना हो, उसको तैयार रखें। यही मेरी सलाह है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।